अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हबीब अकरम। मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद नवाज शरीफ इलाज की गरज से 18 नवंबर 2019 को कतर एयरलाइंस की परवाज A7MED के जरिए लंदन गए थे और तब से अब तक वो लंदन में ही हैं। नवाज शरीफ को लाहौर हाई कोर्ट ने 16 नवंबर 2019 को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी, जबकि उनके भाई शहबाज शरीफ को बतौर ज़ामन उनके 4 हफ्तों में वतन वापसी के लिए हल्फनामा जमा कराने का हुक्म दिया था। इस तरह देखा जाए तो जिन्हें 1 महीने में वापस पाकिस्तान आना था, वो 3 साल से लंदन में मुकीम हैं। अब उन्हीं की हुकूमत में उन्हें सफारती पासपोर्ट भी मिल चुका है, लेकिन उनकी वतन वापसी का मामला लम्हाए मौजूद में भी धुंधला लग रहा है। इस साल 3 अक्टूबर को जब मरियम नवाज को अदालती हुक्म पर पासपोर्ट मिला था, तो वो अपने वालिदे बुजुर्गवार की वापसी के लिए हद से ज्यादा पुरुमीद लग रही थी। केस वो मेरा था, लेकिन उससे ज्यादा बेगुनाही मियां नवाज शरीफ की साबित हुई है। और नवाज शरीफ का रास्ता अब अल्हम्दुलिल्लाह साफ है। सिर्फ अब एक एप्लीकेशन देनी है कोर्ट में कि क्योंकि ये साबित नहीं हो सका जो उन पे झूठा इल्जाम लगाया गया था, हम देंगे एप्लीकेशन, लेकिन टाइमिंग का फैसला अल्लाह ताला को पता है, मियां साहब आप खुद करेंगे, लेकिन वो बहुत जल्द अपने वतन वापस आएंगे। नवाज शरीफ की वापसी का मामला नाजुक है, लेकिन नून लीग के लिए एक दरखास्त के जरिए मामले की गुत्थी को सुलझाना चंदा मुश्किल है। हमारी सियासी तारीख शाहिद है कि किस तरह तीसरी बार वजीर आजम बनने की कड़ी शर्त एक आईनी तरमीम के जरिए ख़त्म की गई, और जो किरदार जनाब इसहाक डार उस वक्त अदा कर रहे थे, पर्दा गैब में वही इस बार भी काफ़ी मुतहर्रिक है। और ऐसी कानून साजी पर गौर व खौज भी हो रहा है, जिससे नवाज शरीफ 7 समंदर की दूरी ख़त्म करके एक बार फिर अपनों से आन मिलेंगे। इस हवाले से अहम पेशरफ्त ये हुई है कि काबीना की कानून से मुतल्लिक कमेटी में जनाब इसहाक डार को भी शामिल कर लिया गया है। मुमलकत खुदाजाद में ऐसी अनहोनियाँ ही बड़े फैसलों को जन्म देने का बाइस बनती है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया की तरह भारतीय मीडिया पर भी नवाज शरीफ की वापसी की तारीखें दी जा रही हैं। इस मामले का एक दिलचस्प पहलू यह है कि 2007 में नवाज शरीफ की वापसी अदलिया के जरिए हुई थी, जबकि 2019 में उनकी बगरज इलाज बाहर जाने में भी अदलिया का हुक्म मौजूद है। तस्वीर का दूसरा रुख यह है कि नवाज शरीफ की वापसी में 2 बड़े अवामिर माने हैं। पहला ये कि पाकिस्तान आने पर उनकी फौरी गिरफ्तारी, और दूसरा ये कि उनकी ताहियात नाअहली। इस हवाले से नून लीग का कहना है कि मरियम नवाज की सजा की मुअत्तली का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला इसमें मुआविन साबित होगा। PDM की पेशरो हुकूमत यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान बड़े मियाँ साहब की वापसी नून लीग के लिए एक वाकई बड़ा इम्तहान थी, लेकिन अब रास्ता साफ समझा जा रहा है। क्या वाकई रास्ता साफ है? इसका जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और सेनेटर जनाब राना मकबूल अहमद साहब। राना साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि नवाज शरीफ साहब वापस कब आ रहे हैं? अब तो इंडिया के अखबारात भी आज मैं देख रहा था, वहां पर भी इस बारे में स्पेकुलेशन हो रही है कि वो नवंबर में आएंगे, नवंबर के बाद वो दिसंबर में आएंगे, और उससे पहले भी स्पेकुलेशन जारी रही है। तो क्या अब वो वक्त आन पहुंचा है कि वो तशरीफ ले आए? जी इंशाअल्लाह बिल्कुल आएंगे, अल्लाह के फजल से। मैं गया भी था और इस मौजू पे बात भी हुई थी। इंशाअल्लाह शॉर्टली ही विल बी हियर विद अस। यानी ये नवंबर के आखिर के बाद हमारे पास इंशाल्लाह मे बी इन दिसंबर और लिटिल लेटर 1 or 2 weeks। अच्छा, इससे ज़्यादा नहीं इंशाल्लाह। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा कि जब वो वापस तशरीफ़ लाएंगे तो उनकी हैसियत एक इश्तहारी मुलजिम की होगी, जो अदालत जिसको अदालत ने बुलाया और वो अदालत में पेश नहीं हुआ। तो इस हैसियत में जब वो वापस तशरीफ़ लाएंगे तो उनके साथ क्या सलूक कर रही होगी? अगर वो पंजाब में आते हैं तो पंजाब पुलिस या इस्लामाबाद पुलिस? हबीब साहब, वो इश्तिहारी मुलजिम कैसे हैं? कोर्ट ने भिजवाया और कोर्ट को वो इंटीमेट करते रहे और कर रहे हैं कंटिन्यूसली। लेकिन नंबर 1। नंबर 2, मेरी बात आप सुन लें, मैं लीगल पॉइंट पे आपके सामने रखता हूँ जी। अब जो केस उनके को एक्यूज्ड का फैसला हुआ है मरियम नवाज का, वो केस भी ज़रूर पढ़ लेना चाहिए हमें कि डिवीज़न बेंच ने क्या लिखा है मियां नवाज के बारे में। दे से देयर इज़ नो प्रूफ अगेंस्ट हिम रिगार्डिंग परचेज ऑफ दोज अपार्टमेंट्स। तो बात करने वाली ये है कि ये तो एक क्लीशे बन गया ना, कोई इश्तिहारी मुलज़िम है किसी को झूठे केस में
सज़ा दिलवाई जाए अपने ओपोनेंट्स को, सारे मिलके ये करें और फिर कह दें कि वो इश्तिहारी है जी, उसको तो। अच्छा, अगली बात ये है कि जो कानून कहता है आपके सामने, डार साहब को तो इश्तिहारी करार दिया गया था ना, वो आए ना, उन्होंने बेल फॉर अरेस्ट कराई ना, बेल फॉर अरेस्ट कराने के बाद इंटरिम बेल उनकी कंफर्म हुई है ना। लेकिन राणा साहब वो मेरी सजा बात सुनो याफ्ता ना, नहीं थे जो ड्रीम जो है ना, ये ड्रीम इनका। अच्छा, सजा याफ्ता की मैं बात आपको अर्ज कर लूँ, लॉ का हमें देखना चाहिए। 2016 में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एलेबोरेट लार्जर बेंच का फैसला है, उसमें कहा गया है, पहले भी ये कोर्ट्स का ये व्यू था कि अपील अगेंस्ट द ट्रायल कोर्ट वर्डिक्ट अगेंस्ट कन्विक्शन इज एक्सटेंशन ऑफ ट्रायल। ठीक, इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ ट्रायल। इसलिए ये कन्विक्शन नहीं है, कन्विक्शन उस दिन होगी जिस दिन एपलेट कोर्ट जो है उस सज़ा को कंफर्म करेगी। इसलिए ये बात बिल्कुल एक मिसनोमर है कि वो कॉन्विक्ट हैं, ही इज़ नॉट ए कॉन्विक्ट। मैं और आपको एक मिसाल देता हूँ, यूसुफ गिलानी साहब को कन्विक्शन हुई थी 5 साल बाई ए नैप कोर्ट, और उस कन्विक्शन के दौरान ही कंटेस्टेड द इलेक्शन ऑफ प्रीमियरशिप एंड ही वाज इलेक्टेड एज ए प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज उसका बुनियादी तौर पर प्रिंसिपल ये था कि ही वाज नॉट ए कॉन्विक्ट। इसलिए मियाँ साहब इज़ नॉट ए कॉन्विक्ट। तो ये इसीलिए बेल भी होगी और बेल कंफर्म भी होगी और उसकी हेयरिंग भी होगी। और मोस्टली जो हेयरिंग है इवन पर्टेनिंग टू मियाँ साहब, मैं सारी हेयरिंग मैंने अटेंड की हैं यहाँ इस्लामाबाद में, उसमें ये तय हो चुका है कि ही इज़ नॉट द परचेजर ऑफ दोज अपार्टमेंट्स। तो इसलिए ज़रा थोड़ा ख्याल करना चाहिए। हमारा यही लाइन ऑफ एक्शन है जो पहले हुई है। We'll go for bail for arrest and inshallah he'll land here जहाँ भी वो चाहेंगे, then he'll appear before the court, before the high court, और इंशाल्लाह वहाँ बेल जो है वो कंफर्म होगी। फिर हो जाएगा जो अपना जो एक्सटेंशन ऑफ ट्रायल वाला प्रोसेस जो है मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। राणा साहब, अगर वो किसी एयरपोर्ट पे उतरते हैं, मिसाल के तौर पे लाहौर में या इस्लामाबाद के एयरपोर्ट में, तो ये दोनों पंजाब की हुदूद में है। कराची एयरपोर्ट पे उतरे तो जाहिर है वो डिफरेंट मामला होगा, क्योंकि एयरपोर्ट तो वफाकी हुकूमत के नीचे है, लेकिन बाहर पुलिस तो सूबाई हुकूमतों की होती है। आप किसकी तो बात अगर वो कर रहे हैं? लाहौर में उतरते हैं तो क्या पुलिस, आप खुद आईजी पुलिस भी रहे हैं, तो पुलिस के पास क्या होगा कि लाजमी तौर पर वो अदालत के जो इश्तहारी करार देने वाले अहकामात है वो मानेगी, या जिस तरह आप उनकी तौजी कर रहे हैं वो तस्लीम करेगी? नहीं, उनसे पहले उनकी बेल फॉर अरेस्ट होगी ना, बिफोर ही लैंड्स। बिफोर ही लैंड से पहले बेल फॉर अरेस्ट होगी, और उस बेल फॉर अरेस्ट के की रोबकार या परवाना या ऑर्डर के साथ वो आएंगे, लैंड करेंगे, देन ही विल बी फ्री टू मूव एनीवेयर। और जो डेट फिक्स होगी, जिस वक्त तक इंटरिम बेल कोर्ट ने दी होगी, उस दिन वो कोर्ट में पेश हो जाएगा, या उससे 2 दिन पहले भी पेश हो सकते हैं। राणा साहब, एक उनका मामला है कि वो नाअहल हैं सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के तहत। अब इस तरह की भी शुनीद है कि आप लोग कुछ ऐसी कानून साजी कर रहे हैं कि जो उनकी अहलियत को दोबारा बहाल कर देगी या नाअहली के अरसे को महदूद कर देगी। देखें जी, ये तो मैंने भी मूव किया है और लेजिस्लेटर्स ने भी मूव किया है। जो 62(1)(f) है कि वो बिल्कुल अनप्रोपोर्शनेट है, अनरीजनेबल सज़ा है। रादर दिस अमाउंट्स टू मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, कि जी आप एक को इतने बड़े पॉलिटिशियन को, स्टेटमेंट को सारी उम्र के लिए डिस्क्वालीफाई कर दें ऑन ए वेरी फ्रिवलस चार्ज विच इज़ नॉट इवन चार्ज, दैट इज़ मॉकरी ऑफ चार्ज। तो कर दिया आप, ठीक है जी। और आपको पता ही है कि उसमें मुल्क की बार काउंसिल ने और सुप्रीम कोर्ट बार ने एक पिटिशन की हुई है फॉर फुल कोर्ट बेंच टू रीविजिट दिस डिसीजन, और वो टेकअप भी होगा और वो करना भी पड़ेगा। इसलिए मैं नहीं समझता कोई इसमें रुकावट है, क्योंकि वो जजमेंट ही इस तरह की है कि जो मैं समझता हूँ कि जूरिस्प्रूडेंस की तारीख में इस तरह की जजमेंट कभी नहीं आई, इस तरह की हल्की जजमेंट जिसे आप कहते हैं। राणा साहब, इस तरह ये तासुर नहीं उभरता कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए कानून जो है वो ज़्यादा सयाल हो जाता है और बारीक से सुराख से भी गुजर के अपना रास्ता बना लेता है? मिसाल के तौर पे 2007 में वो तशरीफ़ लाए तो उनकी अपील का पीरियड कंडोन किया गया। पाकिस्तान की तारीख में एक गैर मामूली वाक़या है कि उन्हें बाहर जाने की इजाज़त मिल गई,
اور اب جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ایک دفعہ پھر اس طرح کے فیصلے کی امید ہے، تو یہ جس کا اور فیصلہ بھی وہ جس کی ریویو پٹیشن بھی مسترد کی جا چکی ہے۔ دیکھیں جی، وہ تو فیصلہ جو ہے منہ سے بولتا ہے کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں جو سسٹین کر سکے ان دا آئیز آف لا اینڈ جسٹس۔ اگر آپ سبجیکٹو فیصلے کر لیں وہ تو ایک الگ بات ہے۔ اس لیے ایک دو بندے کے ساتھ زیادتی ہوئی، اچھے پلے چلتے نظام کو انہوں نے اتنے فریولس چارج پہ کہ آپ نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا، دیٹ ٹو فار ہول آف لائف۔ آپ دیکھیں تو صحیح کیا اور اس کا بیک گراؤنڈ کا بھی آپ کو پتہ ہے، جو جسٹس کھوسا نے کہا تھا وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ لاء میرے پاس لے آئے۔ اس لیے یہ بیک گراؤنڈ اس قسم کی ہے کہ وہ بالکل جواز بنتا ہے کہ میاں صاحب کا جو ہے یہ سزا ختم ہو، اور وہ 5 سال کی اگر وہ چاہتے ہیں کہ بڑے بے قرار ہیں تو 5 سال کی رکھ لیں۔ 5 سال سے زیادہ کیسے عمر کیسے رکھی جا سکتی ہے؟ دیٹ از ناٹ لافل۔ اس لیے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، اور نہ ہوا تو پھر فل کورٹ بیچ جو ہے وہ اس کو ریوزٹ کرے گا، وہ بھی ہوگا۔ اور ہو سکتا ہے جیسے آپ نے خود فرمایا کوئی پارلیمنٹ کو امینڈمنٹ اس میں لے آئے، کیونکہ امینڈمنٹ بہت سارے جو سینیٹرز اور ایم این ایز نے موو کی ہوئی ہیں، وہ اسٹیج بھی آ سکتی ہے کہ اس میں امینڈمنٹ ہی آ جائے جو 62F1 ہے، تو یہ سارے کا سارا مسئلہ ریشنلائز ہو جائے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی فیور ہے۔ زیادتی تو ہوئی ہے ان کے ساتھ، ملک کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کہ ایک جو سیٹ اپ کام کر رہا تھا، کنٹریبیوٹ کر رہا تھا، آنے بہانے سے ان کو نکال کے ملک کے نظام کو تلچھٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ کون سی مطلب مناسب جگہ؟ اور آپ نے کہا کہ وہاں پرویز مشرف نے کب ٹھیک کیا تھا، وہ جو ہائی جیکنگ میں واقعی سزا کے مستحق تھے، کیا وہ کیس ہائی جیکنگ کا تھا؟ کیا اس میں عمر قید دینی بنتی تھی؟ یہ باتیں ساری دیکھنے والی ہیں۔ اب آپ ٹارگٹ کرتے ہیں جب کچھ لوگ وینجن سے، ونڈکٹیونیس کے ایک لیڈر کو جو کہ ملک کی خدمت بھی کر رہا ہو، جس نے اٹامک پاور بھی بنایا ہو، جس نے موٹر ویز بنائے ہوں، جس نے آپ کو سی پیک لے کے دیا ہو، جس نے بجلی چلائی ہو، اب اس کو آپ اس طرح سے لوگ کنڈیم کرتے رہیں۔ جس نے آپ دیکھتے ہیں کیا فیلنگ ہوتی ہے جب آپ موٹر وے پہ چڑھتے ہیں۔ سب کانٹیننٹ میں کہیں ایسی موٹر وے ہے بنائی گئی، اس لیے میں سمجھتا ہوں اس کی کنٹریبیوشن بہت بڑی ہے۔ لیکن کر سکتی نا کورس آف لاء کو؟ دیکھیں کورٹس آف لاء جو ہیں، میں ود آل ریسپیکٹ اینڈ ریگارڈ، اگر لاء کے مطابق ہو تو بسم اللہ، تو اگر لاء کے مطابق نہ ہو تو پھر اب جو ٹرائل کورٹ نے فیصلہ کیا ہے جج بشیر نے، میں آپ کو پیج نمبر دیتا ہوں، پیج نمبر 172 پیرا نمبر 2، ان کی ججمنٹ کا ذرا پڑھ لیں۔ کیا لکھتے ہیں وہ کہ میں نے دیکھا ہے میاں نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف کوئی انکریمنیٹنگ ایویڈنس نہیں ہے، اس لیے ان کے خلاف کوئی پروف نہیں ہے فار کرپشن اینڈ کرپٹ پریکٹسز انڈر جو ان کا ہے سیکشن 9(1)(5) اور 4 کے تحت، ہینس they are not found guilty of corruption and corrupt practices, hence they are acquitted۔ یہ الفاظ ہیں پیرا نمبر 2 میں 172 پیج پہ۔ اگر آپ یہ پڑھ لیں تو پھر تسلی ہو جانی چاہیے نا۔ بعد میں جو ان کو کنوکشن کروائی گئی آپ کو پتہ ہے کیسے ہوا ہے۔ اور جسٹس اطہر من اللہ کا فیصلہ جب انہوں نے بیل لی ہے میاں صاحب کی اور مریم کی، وہ بھی ذرا پڑھ لیں انہوں نے کیا لکھا ہے اس میں، کہ کس طرح کا یہ ججمنٹ ہے اور اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہو سکتی ہے، کون سی سبسٹینٹیو ایویڈنس اس میں ہے۔ انہوں نے 62(1)(f) کے بارے میں بھی کہا ہے کہ یہ کالا قانون ہے، مطلب ایک ڈریکونین لا اس کو قرار دیا ہے۔ بالکل یہ تو ہے، اس کو ریوزٹ کرنا بڑا ضروری ہے۔ تو اب یہ جو پورا پروسیس ہے رانا صاحب، آپ کب تک ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ شروع ہو جائے گا؟ میرا خیال کوئی 7-8 ویکس سے زیادہ نہیں ہے انشاءاللہ العزیز۔ نہیں ہو سکتا، یعنی اسی دوران قانون میں بھی تبدیلی ہو جائے گی؟ اور نہیں، کوئی ضروری نہیں قانون میں تبدیلی ہو سکتا، قانون میں جو تبدیلی یہ 62(1)(f) ہے اس میں تھوڑا وقت لگ جائے، تو باقی تو وہی ہے نا جو ایکسٹینشن آف ٹرائل ہی ہے نا جو ہونا، جسے ہم اپیل کہتے ہیں، اپیل وہ سنی جائے گی۔ انہوں نے خود بھی اپنی ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ہم ان کی اپیل سنیں گے، اور یعنی پارٹلی تو اپیل کا انہوں نے فیصلہ کر ہی دیا ہے مریم کے کیس کو ڈسکس کرتے ہوئے، اور جو باقی رہ گیا اس کے اوپر کو بھی ایڈجوڈیکیٹ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ رانا صاحب، جس طرح آپ نے نواز شریف صاحب کی فیصلوں کے بارے میں بتایا کہ ان کے پیچھے کچھ ظاہر ہے ایک ماحول بھی تھا اور بہت ساری چیزیں اب کھل کے سامنے بھی آ رہی ہیں، کیا ان کی واپسی میں بھی ان عوامل کا کچھ کردار ہوگا جو ان کے جانے میں تھا؟
नहीं, वो तो हमेशा से होता है। अब चूँकि उन्होंने ये फैसला कर लिया है, आपके सामने वो बार बार अनाउंस कर रहे हैं। अभी 2 सीनियर मोस्ट जनरल ऑफिसर्स ने आके प्रेस को भी एड्रेस किया है कि वी हैव विड्रॉन फ्रॉम दिस इंटरफेरेंस ऑफ पॉलिटिक्स। हम न्यूट्रल हो गए हैं और हमने विड्रॉ कर लिया, हम नहीं करेंगे। ये भी उन्होंने कहा है और सच्ची बात की, हमारे से गलतियाँ हुई, उन्होंने कहा है अब हम नहीं करेंगे। तो इसलिए अगर गलतियाँ जो है वो इंशाल्लाह रिपीट नहीं होंगी तो साफ ज़्यादा फिर द रियल स्पिरिट ऑफ लॉ शुड प्रिवेल, फिर तो उसमें कोई रुकावट नहीं है। यानी एक ब्रॉड कंसेंसस सिस्टम के अंदर मौजूद है कि मियाँ साहब वापस तशरीफ़ ले आएँ तो किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। नहीं, किसी को नहीं। अगर वो कह रहे हैं, बार बार अनाउंस भी कर रहे हैं, तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि इट विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू लॉ। इसमें कोई अमर माने नहीं है कि कानून के मुताबिक फ़ैसला ना हो। पहले तो आपको पता है ना कि जो होती है ट्यूटरिंग, टेंटिंग और बैकग्राउंड मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें चलती हैं। ठीक है। तो जो मैंने अभी बशीर साहब के फ़ैसले का जिक्र आपसे किया है, अगर आप पढ़ लें अपना, आप बड़े पढ़े लिखे और काबिल जर्नलिस्ट हैं, ज़रूर उसको देखिएगा कि ये क्या हुआ कि आपने पैरा नंबर 2 172 पेज पे ये लिख दिया और बाद में उनको कन्विक्ट कर दिया। तो वापसी के मामले में भी आप बता रहे हैं कि जो वो बैकग्राउंड की सारी चीज़ें हैं वो सेटल हो चुकी हैं? नहीं, सेटल की बात ही नहीं है जी इसमें। उन्होंने सेटल वाली कोई बात ऐसी है नहीं। वो जो पब्लिकली अनाउंस कर रहे हैं कि हम इसमें नहीं हैं, तो फिर ठीक है, वी बिलीव दैट। इसलिए हम लोग जो सारा प्रोसीड कर रहे हैं, ये उनका राइट है वापस आना और उस केस को कंटेस्ट करना जो कि इतना मलिशियसली बनाया गया, जैसे मैंने अर्ज़ किया, विच कॉज द ग्रेव मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। बहुत शुक्रिया राना मकबूल अहमद साहब, आप हमें बता रहे थे नवाज शरीफ वापसी के इम्कानात पर, और आप बता रहे हैं कि वापसी उनकी जल्द ही मुमकिन है, नवंबर के बाद दिसंबर में या ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी के इब्तदाई 15 दिनों में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वक्त आया है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ को तहरीक इंसाफ के मज़ीद अरकान के इस्तीफ़े मंजूर करने से रोक दिया है। अगले अहकामात जारी होने तक मज़ीद कोई इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया जाएगा, ये उन्होंने कहा है। हाल ही में जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले तहरीक इंसाफ के 10 से ज़ायद अरकान के इस्तीफ़ों की मंजूरी से मुतल्लिक फ़ाइल स्पीकर को भिजवाई गई थी, जिनमें तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और उनके भांजे ज़हूर हुसैन कुरैशी का नाम भी शामिल था। इससे पहले ये इस्तीफ़े मंजूर किए जाते वज़ीर आज़म की जानिब से स्पीकर को वज़ीर पार्लिमानी उमूर ग़ुलाम मुर्तज़ा अब्बासी के ज़रिए पैगाम भिजवाया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मज़ीद किसी रुकन का इस्तीफ़ा मंजूर न किया जाए, जिसके बाद इस्तीफ़ों की फ़ाइल को रोक दिया गया है और अगले अहकामात तक किसी का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया जाएगा। PTI के शकूर शाद और मोहम्मद मियाँ सोमरो के इस्तीफ़ों का मामला अदालत में है और इनके बारे में अदालती फैसला आने के बाद ही कोई हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। यहाँ गौर तलब नुक्ता यह है कि हुकूमत की जानिब से ये इक़दाम क्यों किया गया। क्या ये सियासी मसलियत है या फिर ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ से शिकस्त का खौफ? क्योंकि अप्रैल में तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए इमरान खान को इक़्तिदार से हटाने के बाद मजमूई तौर पर 37 कौमी और सूबाई नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात हुए, जिनमें से 28 हलकों में अवाम ने तहरीक इंसाफ पर एतमाद का इजहार किया। इस सूरत हाल के पेश नज़र मज़ीद इस्तीफ़ों की नामंजूरी इस बात की तरफ क्या इशारा है कि हुकूमत मज़ीद इलेक्शन नहीं चाहती? इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पिलडैट के सरबरा जनाब अहमद बिलाल महबूब। अहमद बिलाल महबूब साहब, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि स्पीकर कौमी असम्बली को कहा गया है कि आप इस्तीफ़े मंजूर ना करें जो आपके पास पहले से पेश किए जा चुके हैं। तो क्या स्पीकर के इख्तियारात के ऊपर इसे कदगन समझा जाए या स्पीकर के इख्तियारात में मुदाखलत करार दिया जाए? मुझे इत्तला नहीं है कि ये किसने उनको कहा है कि आप इस्तीफे। वज़ीर आज़म की तरफ से पैगाम पहुंचाया गया उन्हें। अच्छा, नहीं, स्पीकर जो है उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि वो वज़ीर आज़म की कोई हिदायत या उनकी नसीहत पे अमल करें। इस मामले में स्पीकर साहब जो है वो टोटली आज़ाद हैं और अच्छी बात यह है कि उनका ताल्लुक भी एक दूसरी पार्टी से है, वज़ीर आज़म की पार्टी से नहीं है, तो पार्टी का जबर भी उनके ऊपर नहीं है। तो इसलिए अगर कोई हिदायत पहुंचाई भी गई है तो उसकी कोई प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है, वो तो स्पीकर साहब का अपना इख्तियार है। अच्छा, जब मंजूर कर।
احمد بلال محبوب صاحب، کیا اسپیکر جس طرح کے ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے استعفے ان کے سامنے موجود ہیں اور کچھ کو انہوں نے قبول کیا اور باقیوں کو انہوں نے ہولڈ کیا، کیا یہ اسپیکر کے اختیارات ہیں کہ وہ جس کا چاہے استعفیٰ قبول کر لے اور جس کا چاہے روک دے یا نہ کرے؟ جی اس معاملے میں جو رولز ہیں وہ تقریباً اسپیکر صاحب کی ڈسکریشن بنتی ہے اس کو قبول کرنے کی اور نہ قبول کرنے کی۔ اب ظاہر ہے انہوں نے 2 شرائط پوری کرنی ہے کہ یہ چیک کرنا ہے کہ وہ والنٹریلی دیے گئے ہیں اور کیا وہ جینون ہے استعفے، تو اس کو چیک کرنے کے جو طریقے ہیں اس میں اسپیکر صاحب کو آزادی ہے کہ وہ کب کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے 2014 میں بھی اسی طرح پی ٹی آئی نے استعفے دے دیے تھے اور کئی مہینوں تک وہ ڈیفر رہے تھے اور پھر بالآخر اس کا اختتام ایسے ہوا تھا کہ پی ٹی آئی نے واپس آنا قبول کر لیا تھا اور پھر وہ انتخابی اصلاحات میں بھی شریک ہوئے تھے۔ تو غالباً یہی امید اب ان کی بھی ہوگی کہ کسی مرحلے پہ شاید کچھ باتیں طے پا جائیں اور پی ٹی آئی والے واپس آ جائیں۔ لیکن اس بارے میں آپ کے سوال کا جواب یہی ہے کہ اس میں اسپیکر کو تقریباً ٹوٹل ڈسکریشن حاصل ہے۔ پہلے جب انہوں نے استعفے قبول کیے تھے وہ اسمبلی کے حلقے جن کے اوپر عمران خان صاحب نے الیکشن لڑا تھا، ان کے ممبرز کو بلایا نہیں گیا تھا، بلکہ بلایا گیا تھا تو یہ تعویل کی گئی تھی کہ وہ چونکہ آئے نہیں ہیں تو اس لیے میں نے استعفے قبول کر لیے ہیں۔ تو کیا یہ بھی ان کی آزادی ہے، انہیں مکمل طور پہ آزادی ہے کہ وہ بلائیں، اگر کوئی نہ آئے تو وہ استعفیٰ قبول کر لیں، کسی کو نہ بلائیں؟ اس پہ بھی ڈسکریشن ہی ہے۔ وہ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے ذرائع سے اس بات کی تصدیق کر لی ہے اور میں مطمئن ہوں۔ اصل چیز یہ ہے کہ اسپیکر صاحب کا اطمینان، رولز یہ کہتے ہیں کہ if he is satisfied، تو اگر وہ مطمئن ہو جائیں کسی بھی وجہ سے کہ اس آدمی کا استعفیٰ جینون ہے اور اس نے والنٹریلی دیا ہے تو پھر اس کا استعفیٰ قبول کر سکتے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں اخلاقی طور پہ ان کو اس کا جواز پیش کرنا چاہیے تھا کہ آفٹر آل صرف یہی چند لوگ کیوں ہیں جن کے استعفے منظور کیے گئے ہیں، کیونکہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو اسی کیٹیگری میں آتے ہیں، تو ان کو یہ بات وضاحت کرنی چاہیے تھی۔ لیکن قانوناً رولز کے مطابق وہ اس کے پابند نہیں ہیں، اس لیے جب عدالت میں چیلنج کیا گیا تو آپ کو یاد ہے کہ عدالت نے بھی ان کے چیلنج کو قبول نہیں کیا اور یہی کہا کہ اس بارے میں تو اسپیکر صاحب کا اختیار ہے۔ احمد صاحب، ابھی ایک معاملہ ظاہر ہے، یہ پولیٹیکل معاملہ بھی ہے استعفوں کا قبول کرنا یا نہ کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ الیکشن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے جیتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ وہ کون سی کٹ آف ڈیٹ ہے جہاں پہ استعفیٰ منظور ہو بھی جائے تو پھر دوبارہ الیکشن کی ضرورت نہیں پڑتی؟ دیکھیے جب یہ اسمبلی کی مدت ختم ہونے سے 120 دن پہلے، اگر مجھے یاد پڑتا ہے ٹھیک سے، تو 120 دن پہلے سے پہلے الیکشن ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب وہ 120 دن کا شروع ہو جائے پیریڈ یعنی 4 مہینے تقریباً، یوں سمجھیے کہ اگست میں اگر یہ ختم ہونا ہے اس کی مدت، تو اپریل میں کسی وقت شاید وہ وقت آ جائے گا جب اس کے بعد پھر بائی الیکشن نہیں ہو پائیں گے، جو خالی ہیں وہ خالی رہیں گی اور بائی الیکشن نہیں ہوں گے۔ تو دستور کی دی ہوئی اس ونڈو میں وہ یعنی اب حکومت کے پاس وہ محدود وقت رہ گیا کہ جہاں پہ حکومت استعفے قبول کر سکتی ہے پولیٹیکلی یا نہیں کر سکتی؟ جی ہاں، بس یہ 5 مہینے ہیں، ان 5 مہینوں کے اندر وہ قبول کر لیں نہ قبول کریں، دونوں صورتوں میں یہی صورت ہوگی۔ لیکن دوسری صورت یہ کہ اگر قبول نہ کریں گے تو وہ واپس آنے کی تو کوئی کٹ آف ڈیٹ نہیں ہے، واپس تو وہ 1 دن پہلے بھی آ سکتے ہیں، لیکن بائی الیکشن کرانے کی آپشن ختم ہو جائے گی۔ یہ بتائیے گا احمد بلال محبوب صاحب کہ یہ جن لوگوں کے استعفے منظور نہیں کیے گئے، کیا اس دوران وہ اپنے وہ الاؤنسز یا بھتے وصول کر سکتے ہیں جو قومی اسمبلی کی طرف سے ان کے مقرر کیے گئے ہیں؟ جی ہاں، بالکل کر سکتے ہیں۔ دیکھیے جو ان کی کچھ تو تنخواہیں ہیں
जी। वो तो उनको वक्त मिलती है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो असेंबली में शिरकत से मशरूत है, यानी उनको TADA जो मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस एंड डेली अलाउंस, वो असेंबली की इजलास में शिरकत से मशरूत होता है। तो अगर असेंबली के इजलास पे नहीं आए, उनकी हाजिरी नहीं लगी, तो TADA तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो सैलरी है वो मिलती रहेगी। और असेंबली की जो रिहाइश गाहें हैं, जो पार्लियामेंट्री लॉजेस है, उनके अंदर उनका क़याम भी चलता रहेगा और उनके जो बिल है वो भी पे होते रहेंगे। तो सहूलतें कुछ हासिल रहेंगी सिवाय TADA के, बाकी सब मिलता रहेगा उन्हें। ठीक है, और ये स्पीकर के दस्तखतों से ही जारी होती है ये सब चीजें? जी हाँ, स्पीकर के दस्तखतों से जारी होते हैं। और लास्ट टाइम भी जब ये वापस आए थे तो उनको एरियर्स वगैरह सब मिल गए थे जिन दिनों वो नहीं भी आए थे। तो अहमद बिलाल महबूब साहब, आप इसमें स्पीकर के तर्ज अमल को कैसे देखते हैं कि एक तरफ तो उनके सामने इस्तीफे पड़े हुए हैं जिसको लोगों को बुला के उन्होंने उनकी तस्दीक करनी है, लेकिन उसी टेबल पर वो अपने कलम से उन्हीं लोगों को तनख्वाहें जारी कर रहे हैं? जी हाँ, देखिए, तनख्वाहें जारी करना जो है वो उस पे तो जब उनका इस्तीफे जब तक मंजूर नहीं होते तो तनख्वाह तो उनका एक हक बन जाता है। जी। जो चीज हक नहीं बनती वो TADA है। ठीक है। तो ट्रैवलिंग अलाउंस और डेली अलाउंस वो शायद नहीं मिल रहा होगा, मेरा मफरूजा ये है, मुझे नहीं मालूम कि मिल रहे हैं कि नहीं, लेकिन वो उनका हक नहीं है। लेकिन जब तक इस्तीफे मंजूर नहीं होते, उनकी सैलरी और उनके जो प्रिविलेजेस हैं जैसे पार्लियामेंट्री लॉजेस में लेना, वो तो उनका हक है, वो तो कोई नहीं रोक सकता। लेकिन असल सवाल यही है कि स्पीकर साहब ने जिन लोगों के इस्तीफे मंजूर किए वो क्यों किए, और जिनके नहीं किए क्यों नहीं किए, ये क्यों नहीं किए। लेकिन गालिबन उसकी वजूहात सियासी हैं। जी। वो समझते हैं कि शायद किसी मौके पे इमरान खान साहब वापस आ जाएं तो इतनी बड़ी सियासी जमात को जो अगले इंतखाबात के लिए केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए कंसल्टेशन होनी है, उससे बाहर रखना शायद मुनासिब नहीं होगा। तो यही एक मसला आता है जो मैं समझता हूँ इसको किसी ना हद तक जस्टिफिकेशन देती है। अहमद बिलाल महबूब साहब, लास्टली ये बताइएगा कि एक शख्स जिसने असेंबली से इस्तीफा दे दिया हो और वो स्पीकर के नोटिस में आ चुका हो, तो भी क्या स्पीकर कौमी असेंबली उसके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस या जो कुछ भी उसके पास रिहाइश है या उसकी तनख्वाह रोकने का पाबंद नहीं है? नहीं, जब इस्तीफा आ चुका हो तो फिर तो पाबंद नहीं है, लेकिन इस्तीफा कबूल हो जाए, मंजूर हो जाए, फिर पाबंद है। इस्तीफा आना तो इटसेल्फ वो कोई लीगल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती जिसके बाद उसका असेंबली से रुकनियत खारिज हो जाती है। ठीक है। जब तक वो रुकन है, जब तक सैलरी तो उसे मिलेगी और प्रिविलेजेस मिलते रहेंगे। इस वक्त तो फॉर्मली स्पीकिंग, ऑफिशियली स्पीकिंग, वो रुकन है असेंबली के। ठीक है, और इमरान खान साहब के अकाउंट में भी ये तनख्वाह आ रही होगी उसी तरह, और जो उन्होंने नए इलेक्शन जीते हैं उनकी क्या हैसियत होगी? नहीं, इमरान खान साहब की जिस दिन से उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हुई है या डी-सीटिंग हुई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उस दिन के बाद से वो शायद तनख्वाह नहीं ले सकते, वो रुकन नहीं रहे। और नई जो उन्होंने सीटें जीती हैं, चूंकि उन्होंने हल्फ नहीं उठाया, इसलिए वो उसके अभी बाकायदा रुकन नहीं बने। वो मेंबर इलेक्ट हैं, वो बाकायदा मेंबर नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब। बता रहे थे कि कौमी असम्बली के स्पीकर के पास क्या इख्तियारात हैं इस्तीफ़े कबूल करने के या ना करने के, और इस्तीफ़ों की सूरत में तनख्वाह रोकने के या ना रोकने के। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूं। वेलकम बैक। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज 2 सूबों यानी सिंध और पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से समाअत की। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के मामले पर समाअत के दौरान सिंध हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी एहलकार की कमी को जवाज बनाकर इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त की। इससे पहले सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बारिश, सैलाब और सैलाब ज़दगान की बहाली की बुनियाद पर कराची और हैदराबाद डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर चुकी। आज की समाअत में वफाक की तरफ से भी सिक्योरिटी फोर्स फराहम करने से माजरत की गई और सिंध ने भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इसकी फोर्स सैलाब ज़दगान की बहाली में मसरूफ़ है। पंजाब में यके बाद दीगरे 3 हुकूमतें आईं और तीनों ने कानून साजी के नाम पर बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर की। अगस्त 2018 से लेकर अप्रैल 2022 तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पहले से कायम बल्दियाती इदारे ख़त्म कर दिए, लेकिन नई कानून साजी न कर सकी। उसके बाद कुछ अरसे के लिए मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई और ये भी कानूनी मुसव्वदे हाथ में लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंसों में घूमती रही। फिर तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की मखलूत हुकूमत भी इलेक्शन कमीशन में जाकर कभी कानून में तरमीम की दुहाई देती है
और कभी हल्का बंदियों का रोना रोने लगती है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद पर तो इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला महफूज कर लिया है। पंजाब हुकूमत के बारे में इलेक्शन कमीशन ने जो अलग इजलास मुनक्किद किया, उसके एलामिये के मुताबिक पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से लैतोलाल से काम ले रही है। इसने इलेक्शन कमीशन को नए बल्दियाती कानून के हवाले से जो कुछ फराहम करना था अब तक फराहम नहीं किया। इसीलिए आइंदा इजलास में पंजाब के चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और सूबाई वजीर बल्दियात को भी तलब किया जाएगा। पाकिस्तान के दस्तूर के आर्टिकल 140A के तहत सूबाई हुकूमतों पर लाजिम है कि वो सियासी, इंतजामी और माली इख्तियारात मुकामी हुकूमतों को मुंतकिल करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में बल्दियाती इदारों की तारीख गवाह है कि सूबाई हुकूमतें ये अहम तरीन काम कभी भी खुशदिली से नहीं करती। पाकिस्तान में वफाकी और सूबाई कानून साज इदारों के 1200 के करीब अरकान जो अपने इस्तेहकाक के मामले में हसास, अपने हक़ हाकमियत के बारे में पुरजोश, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की बात हो तो जमहूरियत के रखवाले, सूबाई खुद मुख्तारी की हिफाजत में हर वक्त वलवले से भरपूर रहते हैं, मगर बल्दियाती इदारों के जरिए आम आदमी तक इख्तियार मुंतकिल करने में हमेशा सबसे बड़ी रुकावट बनती। आम आदमी के वोट से वजीर आज़म, वजीर आला, वजीर बन जाने वाले क्यों सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर सूबाई आमरीत कायम करें? ये सवाल इलेक्शन कमीशन पूछता है ना अदालतों में उठता है। शायद हमारे ये मुंतखब नुमाइंदे खुद भी अवाम के राज से डरते हैं जो बल्दियाती इदारों के जरिए कायम होता है। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर। वेलकम बैक। बलोचिस्तान के जिला चागी में वाक़या रिकॉर्डिक दुनिया में सोने और तांबे के 5वें बड़े ज़खायर के हवाले से जाना जाता है। इस कान पर काम शुरू होने की सूरत में यहाँ से हर साल 2 लाख टन तांबा और 2.5 लाख औंस सोना निकलने का अंदाज़ा लगाया गया है। ये वो मंसूबा है जो शुरू तो 1990 की दिहाई में हुआ, मगर अमली तौर पर इस पे कुछ ना हो सका। आज भी इस मंसूबे पर काम शुरू हो तो 15 साल बाद पैदावार देना शुरू करेगा, लेकिन यही वो बदकिस्मत मंसूबा है जो मकामी और गैर मुल्की कंपनियों के दरमियान कशमकश और पाकिस्तान के एक बाअसर साइंसदान के अदालत में बेबुनियाद दावों की वजह से खटाई में पड़ा। इन्हीं बेबुनियाद दावों पर कानूनी दलाइल तामीर हुए और इस मंसूबे के लिए होने वाले एक आलमी मुआहदे को डकैती करार देकर चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने 2013 में मनसूख कर दिया। इस फैसले के बाद हालत यह है कि पाकिस्तान का कोई भी साइंसदान रेकोडेक से 1 ग्राम सोना या तांबा भी नहीं निकाल पाया। इस फैसले के बाद यह मुआहिदा करने वाली गैर मुल्की कंपनी टीडियान कॉपर कंपनी आलमी फोरम्स पर यह मामला ले गई, जहां 2019 में पाकिस्तान पर मुख्तलिफ मद्दात में मजमूई तौर पर $11 अरब का हर्जाना आयद कर दिया गया। याद रहे कि उस वक्त टीडियान कॉपर कंपनी की मलकियत दुनिया में सोने और तांबे की कानकुनी के लिए मशहूर कैनेडियन कंपनी बैरक गोल्ड के पास है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने तवील मुज़ाकरात के बाद बैरक गोल्ड से यह तय किया कि इसे दोबारा रेकोडेक में काम करने का लाइसेंस दिया जाएगा और यह कंपनी $7 अरब इस मंसूबे पर लगाएगी। इस मंसूबे में 50% हिस्सा बैरक गोल्ड के पास होगा, जबकि 25% हिस्से हुकूमत बलूचिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के पास होंगे। बैरक गोल्ड को मुआहदे की जमानत देने के लिए अब पाकिस्तान को कानून साजी भी करना होगी और इसके लिए 17 अक्टूबर को एक मुसव्वदा कानून सदर ने दस्तूर के आर्टिकल 186 के तहत रेफरेंस की सूरत में सुप्रीम कोर्ट को भेज रखा है। दस्तूर के तहत सुप्रीम कोर्ट सदर को बताएगी कि आया यह मुसव्वदा कानून दस्तूर के मुताबिक है या नहीं। यहाँ यह अमर भी काबिल जिक्र है कि को अपने हिस्से का काम 15 दिसंबर से पहले करना है। बसूरत दीगर $11 अरब का हर्जाना एक बार फिर बहाल हो सकता है। आज भी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में तमाम सूबों से ताल्लुक रखने वाले 5 रुकनी लार्जर बेंच ने रेकोडेक से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत की। समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने दलाइल दिए कि माइंस एक्ट 1948 को 1973 के आइन में वफाकी और न ही सूबाई लिस्ट में शामिल किया गया, जिसकी वजह से माइंस एक्ट की कुछ शिक़ें वफाक और कुछ सूबों के इख्तियार में चली गईं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या एक कानून बैक वक्त वफाक और सूबे दोनों के इख्तियार में होगा? जस्टिस याहिया आफरीदी ने पूछा, क्या हुकूमत मादनियात से मुतल्लिक कानून में तरमीम नहीं कर सकती थी?
माइंस एक्ट में तरमीम करने की जरूरत क्यों पेश आ रही है? जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, कानून जादू की तरह लागू नहीं हो जाते, उसी कानून का गलबा होगा जो विफाक और सूबाई सतह पर मुमासलत रखता होगा। जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा, अगर इस एक्ट में तरमीम से बुनियादी इंसानी हुकूक मुतासर हुए तो अदालत मदाखलत करेगी। बलूचिस्तान हुकूमत के वकील सलाहुद्दीन अहमद ने दलाइल देते हुए कहा कि रेफरेंस के काबिल समात होने पर फाजिल बेंच ने सवाल उठाया है। रिकॉर्ड एक मामला अवामी मफाद का है जिस पर सदर रेफरेंस भेजने का इख्तियार रखते हैं। बलूचिस्तान हुकूमत के वकील ने दलाइल दिए कि इस हवाले से अदालत ने कहा है कि रेफरेंस में पूछे गए सवालात मुबहम है, जरूरी नहीं कि सवालात बिल्कुल ठीक नुक्ते पर बनाए गए हों। भारतीय सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि दलाइल में उठाए गए नुक्तों पर सुप्रीम कोर्ट राय दे सकती है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इस्तफसार किया कि रिकॉर्डिक रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ उन्हीं कानूनी गुजारिशात पर राय देना होगी। पिछली समाअत में अदालत को गैर मुल्की माहिर की तरफ से बताया गया था कि रिकॉर्डिक से पैदावार शुरू होने के बाद हुकूमत को मजमूई तौर पर 32 अरब डॉलर का फायदा होगा। केस की मजीद समाअत बुध 16 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। गुज़िश्ता रोज समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया था कि हुकूमत रिकॉर्डिक मुआहिदे से मुतल्लिक कानूनी तरमीम पर मुतमईन करे। रिकॉर्डिक से मुतल्लिक गैर मुल्की कंपनी के साथ मुआहिदा किन शराइत पर होना चाहिए और इसके कानूनी पहलू क्या है। अदालत ने 3 नामवर वकला को इस रेफरेंस की समाअत के लिए अदालती मुआविन भी मुकर्रर कर रखा है। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।